दोस्तों, आज हम संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात आर्टिकल 14 में निहित विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण अर्थात जो समता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है के बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि समता का अधिकार वास्तव में क्या है। इसमें निहित विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आखिर नागरिकों के हितार्थ किस तरीके से लागू किया जाता है। दोस्तों, अब मूलभूत प्रश्न यह उठता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किसको दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है और किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। अर्थात यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समता का अधिकार नागरिक के लिए दिया जाता है और संविधान द्वारा दिया जाता है और नागरिक के हितार्थ दिया जाता है और राज्य नामक इकाई के हम कह सकते हैं कि राज्य नामक इकाई के शक्ति के दुरुपयोग के संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इन संपूर्ण आयामों को समझने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 14 के वास्तविक निहितार्थ क्या है। दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 14 को समझने की कोशिश करें तो अनुच्छेद 14 बिना अनुच्छेद 12 के अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में निहित राज्य नामक शब्द जो परिभाषित किया गया उसमें निहित राज्य की शक्तियों का जहाँ तक विस्तार है, राज्य की शक्तियों के साथ साथ राज्य नामक इकाई जहाँ तक परिभाषित है उसमें निहित संपूर्ण व्यवस्थाएं, संस्थाएं, चाहे वो सामाजिक चाहे वो हम कह सकते हैं कि न्यायिक संस्थाएं हों, चाहे वो राज्य नामक इकाई की संस्थाएं हों, चाहे वो विधायी संस्थाएं हों, कोई भी संस्थाएं जो राज्य नामक इकाई के अंतर्गत आती हैं वो राज्य के नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। क्योंकि विधि के समक्ष समता का तात्पर्य ही यह है कि प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक पर विधि समान रूप से लागू होगी। अर्थात किसी भी विभिन्न नागरिकों के वर्गों के मध्य विधि दोहरे स्वरूप में लागू नहीं होगी। अर्थात विधि का एक स्वरूप होगा, चाहे नागरिक का स्वरूप कुछ भी हो, चाहे नागरिक निर्धन वर्ग का हो या हम कह सकते हैं संपन्न वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग से नागरिक प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन विधि प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगी और विधियों का समान संरक्षण और प्रत्येक नागरिक को विधि द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। अर्थात किसी भी नागरिक को किसी भी वर्ग, धर्म, संप्रदाय, जाति एवं वेशभूषा के आधार हम जाति के आधार पर उससे विभेद नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं नागरिक के स्थायित्व को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान समाहित किए गए हैं, ताकि हम प्रत्येक नागरिक को एक राष्ट्रीय स्तर में समान और एकीकृत रूप में स्वीकार कर सकें और उसको विधि द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण, उपचार यथावत और एक समान रूप से हर नागरिक पर लागू हो। क्योंकि दोस्तों, अनुच्छेद 12 में निहित जब हम राज्य की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो अनुच्छेद 12 में निहित प्रत्येक वह संस्थाएं जो चाहे वो कानूनी रूप से हों, चाहे वो वैधानिक रूप से स्थापित हों, चाहे वो कानूनी रूप से स्थापित हों, जो भी व्यवस्थाएं हों चाहे वो गैर कानूनी हो, नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए ही हमने उनको स्थापित करते हैं। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश की यह एक बेहतरीन खूबसूरती होती है कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी संस्था जब स्थापित की जाती है तो नागरिक के हितों को संरक्षण करने के लिए, नागरिकों के हितों का परिवर्धन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और नागरिकों के ध्येय की प्राप्ति के लिए ही हम कोई व्यवस्था स्थापित करते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जो नागरिकों के हितों के विपरीत जाके स्थापित की जाए। अर्थात प्रत्येक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि नागरिकों के सर्वांगीण हितों को संरक्षित करते हुए उसमें समृद्धि करना, और यही अनुच्छेद 12 का मुख्य उद्देश्य भी है। और अनुच्छेद 12 में निहित हुए समस्त संस्थाएं जो नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए, नागरिकों के हितों के परिरक्षण के लिए और उसके हितार्थ के लिए जो स्थापित की जाती है वही अनुच्छेद 14 के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। अर्थात अनुच्छेद 12 में कानूनी एवं गैर कानूनी प्रत्येक सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रत्येक संस्थाएं जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती हैं उन संस्थाओं के उद्देश्य प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होंगे और प्रत्येक नागरिक के समान ध्येय की प्राप्ति में लागू होंगे। अर्थात नागरिक को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात प्रत्येक संस्था का जो मूल ध्येय होगा वो अनुच्छेद 12 में निहित होने के साथ साथ अनुच्छेद 14 के साथ एक्सरसाइज होगा। तो यहाँ पे हमें इसको अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 14 को समझने के लिए अनुच्छेद 12 को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में ही राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती हैं उन संस्थाओं का उद्देश्य नागरिक का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना होता है। अगर हम कहें कि विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण समता के अधिकार के अंतर्गत तो आता है, लेकिन अनुच्छेद 12 में निहित राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये
विरोधाभासी हम कह सकते हैं कि स्थिति होगी, क्योंकि अनुच्छेद 12 के बिना अनुच्छेद 14 कंप्लीट नहीं है। और इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 12 एक धरातल प्रदान करता है और वहीं अनुच्छेद 14 उस धरातल में हम कह सकते हैं कि नागरिक के हितों की पूर्ति के लिए एक एक्सरसाइज प्रदान करता है, अर्थात एक एक्सरसाइज देता है कि अनुच्छेद 14 किस तरीके से उन व्यवस्थाओं के उद्देश्य की प्राप्ति में नागरिकों के हितों के लिए सहायक होगा। अर्थात अनुच्छेद 12 में निहित प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य होगा नागरिकों के हितार्थ स्थापित की जाए, नागरिकों के हितार्थ उनको संरक्षित किया जाए और नागरिकों के हितार्थ ही उनको एक्सरसाइज किया जाए। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के तहत अगर किसी नागरिक को यह महसूस होता है कि वो संस्थाएं उसके हितों के खिलाफ कार्य कर रही हैं, या वो संस्थाएं नागरिक के हितों के खिलाफ कार्य करने के साथ साथ नागरिकों के साथ भेदभाव कर रही हैं, तो वो अनुच्छेद 14 के तहत उपचार को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह उसका एक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट भी है। क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 14 का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय संगत बर्ताव किया जाए और न्याय संगत तरीके से उसको संरक्षण दिया जाए। यही अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का भी मुख्य ध्येय है। क्योंकि हम अगर नागरिक के साथ न्याय संगत बर्ताव नहीं करेंगे अनुच्छेद 12 में निहित संस्थाओं के माध्यम से, तो अनुच्छेद 14 अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। हम किस तरीके से विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण नागरिक के साथ एक्सरसाइज कर पाएंगे या नागरिक को इसकी प्राप्ति में सहायक हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी राज्य विधानमंडल या संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कोई कानून निर्मित किया जाता है, तो उसका मुख्य ध्येय ये होता है कि वो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण को एक मूल प्रश्न के रूप में अपने कानूनों का निर्माण करे। क्योंकि यहाँ पे कानूनों का निर्माण नागरिक के हितार्थ किया जाता है, न कि नागरिकों को कानूनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कानून नागरिक में एक्सरसाइज होती है। इसलिए नागरिकों के हितों की पूर्ति करना कानूनों का मुख्य ध्येय होता है। और इसी तरीके से जब विधायिका में कानूनों का निर्माण होता है या संसदीय व्यवस्था में कानूनों का निर्माण होता है, तो इस बात को प्रमुखता से स्वीकार किया जाता है कि नागरिकों के हितों के साथ कहीं पर भी खिलवाड़ न हो। और यही अनुच्छेद 14 की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण में विधि के शासन की बात करते हैं, तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून प्लस संसदीय व्यवस्था द्वारा बनाया गया कानून प्लस प्रत्येक उस संस्था द्वारा निर्मित कानून जो कानून बनाने हेतु योग्य है के द्वारा समस्त निर्मित कानूनों का एकमात्र ध्येय होता है कि हम नागरिकों को एकीकृत रूप से विकसित करें, नागरिकों को एकीकृत रूप से संरक्षित करें। और अनुच्छेद 12 में निहित अगर प्रत्येक संस्थाएं, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत निहित अगर प्रत्येक संस्था राज्य के ध्येय की प्राप्ति करना शुरू करते हैं, राज्य के ध्येय की प्राप्ति करने के साथ साथ नागरिकों के हितों की पूर्ति करना शुरू करते हैं, तो अनुच्छेद 14 के साथ संपूर्ण रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा। क्योंकि अनुच्छेद 12 में निहित प्रत्येक संस्था अगर अनुच्छेद 14 को एक्सरसाइज करने में कामयाब हो जाती है या अनुच्छेद 14 को संतुलित रूप से एक्सरसाइज करके अपने ध्येय की प्राप्ति करती है, तो न सिर्फ अनुच्छेद 12 स्वयं अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेगा, बल्कि राज्य नामक प्रत्येक इकाई अपने ध्येय की प्राप्ति करेगी और जिसमें प्रत्येक नागरिक का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित होगा। और इस तरीके से हम अनुच्छेद 14 की भी पूर्ति कर रहे होंगे और अनुच्छेद 14 की पूर्ति करने के साथ साथ संपूर्ण भारत के ध्येय की प्राप्ति कर रहे होंगे। क्योंकि प्रत्येक नागरिक का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना जहाँ अनुच्छेद 12 का उद्देश्य है, वहीं अनुच्छेद 14 का भी यही उद्देश्य है कि उसको किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाए। और यही संपूर्ण भारत के एकीकृत स्वरूप को दर्शाता है कि हम नागरिकों के संपूर्ण बहुआयामी स्वरूप को विकसित करने के लिए किस तरीके से अनुच्छेद 14 को लागू करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम विधि के शासन की बात करते हैं, तो विधि का न्याय संगत बर्ताव ही विधि के शासन और विधि के समक्ष समता के उद्देश्य की प्राप्ति करता है। क्योंकि विधि का न्याय संगत बर्ताव का तात्पर्य यह होता है कि विधि के निर्माण के साथ साथ उसके इम्प्लीमेंट करने तक की प्रोसेस में कहीं पे भी न्यायिक लैप्स, हम कह सकते हैं जुडिशियली लैप्स ना हो, अर्थात उस पर कोई भी ऐसा बर्ताव ना हो कि नागरिक अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल हो। और साथ ही विधि नागरिक में अगर समान रूप से लागू हो रही है, तो इसका तात्पर्य है कि विधि के समक्ष समता के साथ साथ हमें विधियों के साथ समान रूप से संतुलित बर्ताव कर रहे हैं। और यही अनुच्छेद 14 के उद्देश्य की प्राप्ति होगी, जहां हम विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण नागरिक पर संतुलित रूप से लागू कर पाएंगे। और यही संतुलन नागरिक के ध्येय की प्राप्ति करेगा प्लस विधि के ध्येय की प्राप्ति करेगा और साथ साथ राज्य के ध्येय की प्राप्ति के साथ साथ संपूर्ण देश एवं उसके समस्त नागरिकों की ध्येय की प्राप्ति करेगा। और यह हम कह सकते हैं कि इन
व्यवस्थाओं के बहुआयामी स्वरूप के साथ साथ राष्ट्र के एकीकृत उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होगा। दोस्तों अब यहाँ पे बात यह आती है कि जब हम विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे भी राज्य कानून बनाते हुए विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण में कुछ परिस्थितियों को लेकर विभेद कर सकता है। अर्थात अब यह विभेद नामक जो शब्द है यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि विभेद भी युक्ति संगत, न्याय संगत एवं तर्क संगत होना चाहिए। क्योंकि जब हम कानून बनाते हुए कानून को लागू करने वाली परिस्थितियों में नागरिकों के साथ उनको एक्सरसाइज करने में और कानून की हम कह सकते हैं कि कानून के उद्देश्य में अगर हम कुछ विभेद कर रहे हैं तो ये विभेद नागरिकों के लिए हो रहा है। अर्थात नागरिकों के वर्गों के बीच में हम कानून को अप्लाई करते हुए विभेद कर रहे हैं। अब यहाँ पे विभेद नागरिकों के ही अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करता है, लेकिन यह विभेद युक्ति संगत, तर्क संगत एवं न्याय संगत होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक वर्ग विशेष को अधिकतम प्रावधान देते हैं या अधिकतम उसके कल्याण को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वह नागरिक अन्य वर्ग की तुलना में पिछड़ा हुआ है, अन्य वर्ग की तुलना में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एवं अन्य किसी स्वरूप में पिछड़ा हुआ है, जो वैधानिक रूप से हम कह सकते संवैधानिक रूप से हमने उसको हम कह सकते हैं कि एक वह मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है और इस मुख्य धारा से नहीं जुड़े होने की वजह से ही हम उसको उसके साथ तर्कसंगत बर्ताव करने के लिए विधि के शासन में और विधियों के समान संरक्षण में कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। और यह राज्य नामक इकाई पर निर्भर करता है कि वो भेदभाव किस स्तर से करेगी और उसके पीछे उसका न्यायिक युक्ति संगत कारण क्या होगा। क्योंकि दोस्तों जब राज्य नामक इकाई या राज्य विधानमंडल द्वारा या संसदीय व्यवस्था द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उसमें किसी विशेष वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको विशेष प्रावधान दिए जाते हैं और उसको विशेष छूट दी जाती है। और यही विशेष छूट और विशेष प्रावधान और विशेष जो होता है ये उस नागरिक को मुख्य धारा में लाने के लिए दिया जाता है ताकि वह नागरिक उस मुख्य धारा के समतुल्य आ सके और उस मुख्य धारा के साथ कंपटीशन कर सके। क्योंकि हमारे संवैधानिक मर्यादाओं में ये चीज़ समाहित है कि हम किसी भी नागरिक को उसके स्वरूप से पिछड़ा हुआ स्वीकार नहीं करते, बल्कि अगर वह अपने मूल स्वरूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको नागरिकों के मुख्य धारा में लाने के लिए हम उसको संतुलित विकास देने के लिए उसके साथ संवैधानिक रूप से विशेष प्रावधान करेंगे। और यही विशेष प्रावधान राज्य नामक विधानमंडल द्वारा राज्य के विधानमंडल में कानून की निर्माण प्रक्रिया में समाहित होते हैं और यही विशेष प्रावधान संसदीय व्यवस्था में संसद के कानून निर्माण की प्रक्रिया में समाहित होते हैं। और यह विशेष प्रावधान किसी वर्ग विशेष को उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक या अन्य रूप से पिछड़े होने के लिए दिए जाते हैं जो उसको अन्य समाजों के समतुल्य आने के लिए आवश्यक होती है, या हम कह सकते हैं कि नागरिकों की मुख्य धारा के समतुल्य आने के लिए आवश्यक होती है। और यहाँ पे विभेद शब्द ही न्याय का प्रतीक है। अर्थात हमने जब विभेद को समझने की कोशिश की तो विभेद भी न्याय स्थापित करने के लिए दिया जाता है, न्याय को फलीभूत करने के लिए दिया जाता है। ये नहीं कि हम दो वर्गों के मध्य विभेद करके एक वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे वर्ग को आर्थिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से उसको पिछड़ने दे रहे हैं या उसको बैकवर्ड की तरफ ले जा रहे हैं, बल्कि हम सभी वर्गों को एक समतुल्य अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी अनुच्छेद 14 की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम छोटी लकीर को बड़ी लकीर के समतुल्य लाने के लिए छोटी लकीर को और ज़्यादा ताकत प्रदान करते हैं ताकि छोटी रेखा को लंबा किया जा सके और लंबी रेखा के समतुल्य लाया जा सके और ताकि हम प्रतिस्पर्धा के स्तर को समान रूप से लागू कर सके। अर्थात जब हम यहाँ पे एक वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है, एक वर्ग बहुत ज़्यादा आगे है, तो उन दोनों के मध्य कंपटीशन पैदा नहीं कर सकते। और यह कंपटीशन अगर हम पैदा करते हैं तो यह एक तरीके से लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं इनडेमोक्रेटिक कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि जब हम दो वर्गों के मध्य कंपटीशन की बात करते हैं तो उन वर्गों के मध्य हमें एक दूसरे के समतुल्य लाके ही कंपटीशन करना पड़ेगा और यही संतुलित प्रतिस्पर्धा होती है जो अनुच्छेद 14 में समाहित है। विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण का ही मुख्य उद्देश्य है कि हम नागरिक को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ उसको एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप में प्रतिस्पर्धा के रूप में तैयार कर सकें ताकि वह राष्ट्र के निर्माण में अपना एक विशेष योगदान दे सके। अगर नागरिक प्रतिस्पर्धी लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पिछड़ता है अनुच्छेद 14 के अभाव में, अनुच्छेद 14 में निहित शक्तियों के अभाव में, तो वह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकता और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धी के अभाव में राष्ट्र एक संपूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। और यही अनुच्छेद 14 की महत्वपूर्ण और मूलभूत विशेषता है कि हमने समाज के विभिन्न तबकों के वर्गों को उनको संरक्षित करने के लिए, उनको समान रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और उनको समान रूप से एक प्लेटफॉर्म में ला के देश को एक राष्ट्रव्यापी विकास देने के लिए निर्मित किया।
दोस्तों, जब हम करों के उपार्जन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की उनकी करों की कर अदायगी की श्रेणी के अनुरूप, या उनके कर हम कह सकते हैं उनकी आय उपार्जन की क्षमता के अनुरूप उनमें कर की श्रेणियां लागू की जाती हैं। अर्थात 5 लाख तक इतना टैक्स, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक इतना टैक्स, 10 लाख से ऊपर इतना टैक्स। अर्थात जो हमने टैक्स रेशियो डिटरमाइन किया है, इसके पीछे मेन रीजन यही है कि हम आर्थिक रूप से विभिन्न वर्ग पर कम टैक्स, आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग पर थोड़ा सा संतुलित टैक्स और आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग पर कुछ अधिक टैक्स लगा सकें, ताकि हम उनकी आय के उपार्जन की क्षमताओं को संतुलित करने के साथ साथ नागरिक को प्रतिस्पर्धी बना सके। अर्थात सबसे कमजोर वर्ग के नागरिक को हम उस अन्य वर्ग जो संतुलित वर्ग है, या हम कह सकते हैं कि जो हाई लेवल इनकम का जो सिटीजन है उसके समतुल्य ला सकें। और यही हमारी प्रतिस्पर्धी सभा को संतुलित करने का एक मुख्य रीजन है कि हमने कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से किस तरीके से उनको एक समान धारा में प्रतिस्पर्धा में शामिल करने की कोशिश की। और यही अनुच्छेद 14 का मुख्य ध्येय भी है कि हम विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के साथ साथ किस तरीके से नागरिक को इस मुख्य धारा में लाएं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जो 2000 में हुआ था, उसमें भी यह स्वीकार किया था कि जो समता का अधिकार है, वो संविधान का आधारिक लक्षण है। अर्थात संविधान की आधारभूत संरचना समता के अधिकार पर टिकी हुई है। यह हमने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जो 2002 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था, उस पर उन्होंने अपना एक यूरिडिक्शन रखा था कि किस तरीके से समता के अधिकार को भी संविधान का आधारभूत संरचना माना गया। अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भी हम इसके आधारभूत लक्षणों को परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जब हम संविधान संशोधन करने की कोशिश करते हैं संसदीय व्यवस्था के माध्यम से, राज्य विधानमंडलों का सहयोग लेने के माध्यम से, तब भी हम इस संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्थात संसदीय व्यवस्था और राज्य विधानमंडल हम कह सकते हैं कि इस आधारिक लक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि यह संविधान का आधार है, यह हमारे देश का आधार है समता का अधिकार। अगर हम समता के अधिकार को अपने अनुरूप, अपने राजनीतिक हम कह सकते हैं उद्देश्यों के अनुरूप, अपनी पार्टी के उद्देश्यों के अनुरूप अगर उससे छेड़छाड़ करने लग जाएंगे तो फिर देश नामक इकाई विखंडित हो जाएगी और देश विखंडन को प्राप्त होगा। इसी विखंडन को रोकने के लिए हमने भारतीय संविधान में समता के अधिकार को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको आधारिक लक्षण घोषित कर दिया। अर्थात अब इसमें विशेष संशोधन के माध्यम, संविधान के विशेष संशोधन के माध्यम से भी इसको संशोधित नहीं किया जा सकता संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि यह देश की ज़रूरत है समता का अधिकार, और नागरिकों की ज़रूरत है समता का अधिकार, और ये हमारे संविधान की मूलभूत संरचना है। दोस्तों, समता का अधिकार कुछ वैसे ही है जैसे एक संयुक्त फैमिली अर्थात ज्वाइंट फैमिली का जो फंडामेंटल बेस होता है वो उसका प्रेम होता है। अर्थात जो संयुक्त फैमिली होती है वो प्रेम के बंधन के माध्यम से जुड़ी होती है और एक दूसरे की सहायक होती है। जैसे ही उससे एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म होता है, एक दूसरे के प्रति लगाव, सौहार्द खत्म होता है, तो वह संयुक्त परिवार विखंडन को प्राप्त होता है। ऐसे ही समता का अधिकार संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए एक संविधान का आधारभूत लक्षण बन के हमारी संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल है और अनुच्छेद 14 में भी शामिल है, और यही देश के संपूर्ण राष्ट्रव्यापी जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। तो विधि का शासन शब्द नामक सर्वप्रथम इंग्लैंड में लॉर्ड डार्सी द्वारा इसको प्रयुक्त किया गया था। विधि का शासन का तात्पर्य ही यह होता है कि राज्य विधानमंडल या संसदीय व्यवस्था द्वारा जब विधि निर्मित की जाएगी तो उस विधि में न्याय समाहित होगा। अर्थात पहली विधि का निर्माण न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा होगा। न्यायिक प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल का मुख्य उद्देश्य, राज्य विधानमंडल का मुख्य उद्देश्य प्लस संसदीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समस्त नागरिकों के हितों को संदर्भित करते हुए विधि निर्मित की जाएगी, और उस विधि में न्याय नागरिकों के हितार्थ समाहित होगा। अर्थात विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, विधि किसी को ऊपर नीचे, अमीर गरीब, संपन्न विपन्न वर्गों में विभाजित नहीं करेगी। विधि प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगी और विधि प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगी। अर्थात यहाँ पे व्यक्ति नामक सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी संप्रभुता या अपने
कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं विधि के प्रभाव से ऊपर हूँ, क्योंकि विधि प्रत्येक नागरिक के ऊपर समान रूप से लागू हो रही है। अर्थात अगर किसी नागरिक ने कोई दंड किया, कोई अपराध किया, तो वह न्यायिक प्रक्रिया से जरूर गुजरेगा, क्योंकि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुच्छेद 14 में विधि का शासन और विधि के समक्ष समता का अधिकार समाहित है। और यह दर्शाता है कि चाहे एक अरबपति, चाहे हम कह सकते हैं अरबपति कोई क्राइम करे या कोई एक निर्धन व्यक्ति क्राइम करे, विधि दोनों को समान रूप से न्यायिक दंड की प्रक्रिया में समाहित करेगी और उसको न्यायिक दंड दिया जाएगा। और यही हमारे देश की लोकतांत्रिक संप्रभुता कह सकते हैं, लोकतांत्रिक न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाता है कि किस तरीके से हम प्रत्येक नागरिक को समान रूप से संरक्षित करते हैं, उसको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको पोषित करते हैं और लोकतांत्रिक उद्देश्य की प्राप्ति में नागरिकों को समाहित करते हैं। और यहाँ पे विधि का शासन कानून पर आधारित है, अर्थात विधि जो बनेगी वो कानूनी प्रक्रिया से बनेगी और विधि के तहत जो शासन किया जाएगा वो भी कानून के तहत किया जाएगा, क्योंकि जब विधि निर्मित होती है तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती है, और जब विधि लागू होती है तो वो भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लागू होती है। अर्थात विधि में कोई स्वेच्छाचारिता नहीं होगी, कोई व्यक्ति विधि का प्रयोग अपनी स्वेच्छा के अनुरूप, कोई अपने पद के अनुरूप, अपने प्रभाव के अनुरूप नहीं कर सकेगा। विधि के पीछे भी न्यायिक प्रक्रिया समाहित है और विधि को लागू करने के पीछे भी न्यायिक प्रक्रिया समाहित है। अर्थात विधि के निर्माण में न्यायिक प्रक्रिया समाहित है, चाहे वो संवैधानिक प्रक्रिया, चाहे वो राज्य विधानमंडल में विधि निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे संसदीय व्यवस्था में विधि निर्माण की प्रक्रिया हो। प्लस विधि को अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जब विधि लागू की जाती है तो उसके पीछे भी न्यायिक सिस्टम होता है, अर्थात जो हमने व्यवस्थाएं स्थापित की हैं वो व्यवस्थाएं और उन व्यवस्थाओं में निहित वो व्यक्ति जो उस विधि को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो कोई भी निर्णय स्वेच्छाचारी से प्रेरित होकर नहीं लेंगे, कोई भी निर्णय अपने इच्छाओं से प्रेरित होकर नहीं लेंगे, बल्कि उनके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय विधि की इच्छा से प्रेरित होगा, अर्थात विधि के अनुरूप होगा, विधि के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होगा और विधि की प्रक्रिया के तहत होगा, न कि उसमें उस व्यक्ति के तहत होगा जो व्यक्ति वहाँ पे कार्यरत होगा। वो व्यक्ति भी संपूरक का काम कर रहा है वहाँ पे, चाहे वो संस्थागत व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संस्था विशेष में काम कर रहा हो या किसी उस विधि के तहत उस विधि को लागू करने के लिए संपूरक के रूप में काम कर रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति उस विधि के उपदेश की प्राप्ति में सहायक मात्र है, न कि विधि के उपदेश को बदलने की कोशिश करेगा। और यही अनुच्छेद 14 की खूबसूरती भी है कि हम किस तरीके से विधियों का निर्माण करते हैं, किस तरीके से विधि का शासन और विधि के समक्ष समता के अधिकार को लागू करते हैं, किस तरीके से विभिन्न वर्गों के नागरिकों के मध्य एक संतुलित सामंजस्य और संतुलित हम कह सकते हैं कि प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, शासन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब विधि के शासन में दो या तीन पहलू शामिल होते हैं। नंबर 1 होता है स्वैच्छिक शक्ति का अभाव, अर्थात यहाँ पे कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा से प्रेरित होकर विधि को लागू नहीं करेगा, अर्थात प्रत्येक जगह विधि सर्वोपरि होगा, प्रत्येक जगह विधि सर्वोपरि होगी, न कि लागू करने वाली व्यक्ति की इच्छाधारिता। विधि का उद्देश्य प्राप्त हो इसलिए विधि सर्वोपरि होगी। प्लस समक्ष समता, अर्थात कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो कोई पदधारी हो, विधि से ऊपर नहीं है। विधि द्वारा वह अगर अपराध किए जाने पर दंडित होगा और विधि द्वारा वह विधि के तहत ही उसका उपचार किया जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा अपराध करता है जो दंड की प्रक्रिया में शामिल है तो वह विधि के तहत दंडित किया जाएगा, विधि के तहत उपचार के योग्य होगा या विधि के तहत उसको उपचार के लिए लाया जाएगा। दोस्तों विधि के समक्ष समता क्या दिखाता है? विधि के समक्ष समता यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वेच्छाचारिता से या अपनी व्यक्तिगत प्रभाव में आके कानून को चुनौती नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो कानून के निर्माण की प्रक्रिया है वो विधायी संतुलन के माध्यम से गुजरने के बाद द्वारा होती है और जिसमें नागरिक के हित को सर्वोपरि रखा जाता है। अर्थात यहाँ पे नागरिक के हित को कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि जब हम विधानसभा में कानून निर्माण की प्रक्रिया को जब हम अपनाते हैं तो उसके माध्यम से हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि हम लोकतांत्रिक हित को प्राप्त करने के लिए कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपना रहे हैं और इस कानून निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम नागरिक के कल्याण को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और यही विधि के शासन को दर्शाता है। अर्थात यहाँ पे व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिगत संप्रभुता और व्यक्तिगत प्रभाव शून्य रहेगा विधि के सम्मुख। क्योंकि विधि निर्माण का मुख्य उद्देश्य ही वैधानिक संतुलन के लिए होता है, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य एक वैधानिक संतुलन स्थापित किया जा सके, एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित किया जा सके और एक
संपूर्ण देश के नागरिकों को एक राष्ट्रव्यापी संतुलन में समाहित किया जा सके। यही विधि निर्माण का उद्देश्य भी होता है और यही विधि निर्माण में के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जो समाहित है उसका भी उद्देश्य होता है। दोस्तों अब इसमें अगर हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ पे आता है कि राज्य क्षेत्र का सर्वोच्च कानून संविधान है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य विधानमंडल या राज्य नामक इकाई जब कानूनों का निर्माण करेगी तो वो संविधान के उन मूलभूत संरचनाओं को आधार रखते हुए अपने कानून का निर्माण करेगी, अर्थात संविधान में निहित और संविधान में प्रदत्त वे शक्तियाँ जो राज्य विधानमंडल को कानून निर्माण के लिए दी गई हैं या संसदीय व्यवस्था में संसद को कानून निर्माण के लिए दी गई हैं, उन शक्तियों का अमर्यादित प्रयोग नहीं किया जाएगा। अतः उन शक्तियों का प्रयोग उतना ही किया जाएगा जितना उनको शक्तियाँ दी गई हैं, उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुरुपयोग होने की स्थिति में यहाँ पर नागरिक का कल्याण पर एक प्रहार होता है। और यही अगर दुरुपयोग होने की स्थिति होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून प्लस संसदीय व्यवस्था में संसद द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उनको प्रभाव शून्य घोषित कर दिया जाता है या उनको उल्लंघन की नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाता है। और यही हम कह सकते हैं कि हमारी विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण में समाहित न्याय फलीभूत होता है जब राज्य विधानमंडल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, संसदीय व्यवस्था अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। संसदीय व्यवस्था में निहित कानून जब नागरिकों के हितों के खिलाफ बनाया जाता है तो तब उन राज्य विधानमंडल प्लस संसद को दी गई शक्तियों को मर्यादित करने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान की रोशनी में संविधान की मर्यादा में इनकी शक्तियों को मर्यादित करते हैं, अर्थात राज्य विधानमंडल की शक्तियों को प्लस संसद की शक्तियों को, क्योंकि इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य हमने नागरिकों के हितों की पूर्ति नागरिकों के हितों को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया है, न कि इनको स्वयं स्वेच्छाचारी से प्रेरित होने के लिए या स्वयं दी गई शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए। क्योंकि किसी भी स्तर से राज्य नामक प्रणाली को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने का या उनका हनन करने का या उनको अमर्यादित प्रयोग करने की शक्ति नहीं दी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि विधियों का निर्माण चाहे वो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा रहा हो या संसदीय व्यवस्था में संसद द्वारा किया जा रहा हो, विधियों के निर्माण की प्रक्रिया में संसद को दी गई शक्ति प्लस राज्य विधानमंडल को दी गई शक्ति भी संविधान के आधारभूत लक्षणों पर आधारित है, अर्थात उनको अमर्यादित इसको एक्सरसाइज करने की पावर नहीं दी जा सकती है। और साथ ही इसका मुख्य ध्येय भी नागरिकों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना है, क्योंकि जब हम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण नामक परिकल्पना को फलीभूत करने में सफल होते हैं, प्लस संसदीय व्यवस्था में भी इसको संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में इस प्रक्रिया में सफल होते हैं, तो न सिर्फ नागरिकों का समस्त कल्याण सुनिश्चित होगा बल्कि देश की एकता अखंडता एवं राष्ट्र की गरिमा को हम न सिर्फ संरक्षित करेंगे बल्कि संविधान की मर्यादाओं में फलीभूत भी करेंगे। और यह अनुच्छेद 14 का मुख्य ध्येय भी है। दोस्तों तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद 14 के बारे में जाना कि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 जहाँ विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण प्लस विधि के शासन की बात करता है, तो वहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ही है, ताकि हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकें और एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसमें नागरिकों के मध्य जो असमानता की खाई है उसको पाटा जा सके और नागरिकों के मध्य जो विभेद उत्पन्न हुआ है उसको मूल स्वरूप से नष्ट किया जा सके, अर्थात उसको एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको नष्ट किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके और नागरिकों को एक हम कह सकते हैं कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर उसको नागरिकों को स्टैंड किया जाए और नागरिक न सिर्फ अपना समस्त विकास को प्राप्त करेंगे बल्कि देश के संपूर्ण बहुआयामी विकास में भी एक सकारात्मक सहयोग देंगे। और यही अनुच्छेद 14 की महत्वपूर्ण विशेषता और उद्देश्य भी है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।